हम देखें कि जो बैनुल अक़वामी बरादरी है इसराइल के मामले में यकसर उनका जो रवैया है वो बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट है। इसकी वजह क्या समझते हैं? चाहे फिर हम वो देखें कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हों या अगर हम देखें कि फ़लस्तीन पर होने वाले मज़ालिम हों, इनके ख़िलाफ़ वो बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन जब बात आती है इसराइल की तो उनके रवैयों में यकसर तब्दीली देखने को मिलती है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी कंसिस्टेंटली एक बयानिया नहीं ले पाती, वो मुख्तलिफ पैमाने रखती है मुख्तलिफ लोगों के लिए, और इसकी बड़ी वजह यह है कि नेतन्याहू एक प्रोपेगेंडा मशीनरी बहुत अच्छे तरीके से चलाते हैं। वो जिस प्ले बुक का इस्तेमाल करते हैं, जो कहानियां वो घड़ते हैं, वो कहानियां बहुत पुरानी हैं, वो रूल बुक बहुत पुरानी है और भी बहुत लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। पाकिस्तान इसको बहुत अच्छे तरीके से इसलिए समझ सकता है, इसलिए भांप लेता है, क्योंकि अभी चंद दिन पहले ही हमने देखा कि हमारे हमसाया मुल्क ने भी इस प्ले बुक का इस्तेमाल करते हुए झूठ पे कहानी बनी की, जिसके ऊपर हमारे ऊपर जंग मुसल्लत कर दी गई। तो झूठ के पाँव नहीं होते। जब आप देखते हैं, जब आप इन प्ले बुक को देखते हैं, इसको सफा ब सफा पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो हकायक आपके सामने आ जाते हैं। ईरान इसराइल के पैराए में अगर हम बात करें तो बहुत दिलचस्प हकायक हमारे सामने आते हैं। हम देखते हैं कि एक ऐसा मुल्क जो खुद IAEA का मेंबर नहीं है, वो दूसरे मुल्क पे सिर्फ इस वजह से बमबारी कर रहा है कि उसकी उस इदारे की कंप्लायंस रिपोर्ट 100% क्यों नहीं आई। हम ये भी देखते हैं कि एक ऐसा मुल्क जो खुद अपने बारे में तो न्यूक्लियर एम्बिग्विटी रखता है, खुद तो ये भी नहीं बताता कि कितने एसेट्स हैं भी न्यूक्लियर या नहीं, लेकिन दूसरा एक ऐसे मुल्क के ऊपर बमबारी कर रहा है जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को भी साइन कर चुका है, और फिर वो हमदर्दियां समेटने के लिए लोगों के पास जाके, दुनिया के पास जाके कहता है कि ईरान के ऊपर हमला करना इसलिए जरूरी था कि अगर ईरान एटॉमिक एनर्जी ले लेता, एटॉमिक वेपन्स बना लेता और इसराइल पे हमला कर देता, तो ये ऐसे होता कि जैसे न्यू जर्सी जैसे इलाके के ऊपर, जितने इलाके के ऊपर एक 10,000 टन का बम गिरा दिया जाए। हकायक जब आप देखते हैं तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि मज़ाहिका खेज है, ये तो एक बेहिस्सी है कि हम देखते हैं कि फलस्तीन के ऊपर, गजा के ऊपर 2023 अक्टूबर से लेके अब तक 70,000 टन बम गिराया जा चुका है, और उसका एरिया न्यू जर्सी के एरिया के मुताबिक शायद 2% भी नहीं है। बिल्कुल यही बात है। इसी चीज को आगे लेकर जब वो चलते हैं और कहते हैं कि टायरेंट ऑफ तेहरान है ईरान, और इसलिए ये पूरे खित्ते के लिए एक खतरे का बाइस बन रहे हैं, तो हम देखते हैं कि पिछले 2 साल से कम अरसे के अंदर ईरान और गजा के अलावा 4 और ममालिक के ऊपर इसराइल हमला कर चुका है, जिसमें कोस्ट ऑफ माल्टा है, यमन है, लेबनान है, सीरिया है। तो यानी ये अगर आप इसकी एवरेज निकालें तो हर 100 दिन में ये किसी ना किसी मुल्क के ऊपर बमबारी कर रहा है। डिप्लोमेटिकली हमें देखना पड़ेगा, दुनिया को देखना पड़ेगा, इस इनकंसिस्टेंसी को कॉल आउट करना पड़ेगा, वरना अब तक जो कुछ लॉ बचा रह चुका है उसकी भी धज्जियां उड़ जाएंगी। अगर हम सिर्फ इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल के इसको सामने रखें तो जिस 13 जून को जिस वक्त पहला मिसाइल दागा गया था, उस वक्त से एक आर्म्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट हमारे सामने आ गया है, और जैसे ही इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, जंगी कवानीन लागू हो जाते हैं, ह्यूमैनिटेरियन लॉ लागू हो जाता है। हमें इस जंग में बताया गया है कि साइंटिस्ट को भी निशाना बनाया गया है, जो कि फौज से ताल्लुक नहीं रखते थे, जो कि सिविलियन थे। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के अंदर ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन हासिल है। खासतौर पे अगर हम एडिशनल प्रोटोकॉल की बात करें तो उसके अंदर तो बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि आप किसी भी ऐसे शख्स पर हमला नहीं कर सकते जो कि डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ना कर रहा हो हॉस्टाइल एक्टिविटीज में आपके खिलाफ। इसी तरीके से इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के स्टैंडर्ड्स को अगर फॉलो किया जाए तो उसमें लिखा हुआ है कि ऐसे एक्सपर्ट्स जो कि स्ट्रेटेजिकली बेशक जंग का हिस्सा हो, उनको जनरल जंग का तो तस्वुर किया जा सकता है हिस्सा, लेकिन उनको ये नहीं कहा जा सकता कि वो बराह रास्त जंग के अंदर मुलव्विस हैं, इसलिए उनको प्रोटेक्शन हासिल है। उनके ऊपर हमला करना इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। ऐसे ही ना सिर्फ साइंटिस्ट के ऊपर हमला किया गया है, न्यूक्लियर साइट्स को हम देख रहे हैं हमला किया जा रहा है, और वजह बताई जा रही है कि वहां पे वेपनाइजेशन की जा रही है, और उसका जैसे भारत ने हमारे बारे में कोई सबूत नहीं दिया, उसका कोई सबूत भी अभी तक नहीं दिया जा रहा। कोई ऐसी थर्ड पार्टी रिपोर्ट नहीं है जो वसूख से ये कह सके कि इन साइट्स के ऊपर वेपनाइजेशन की जा रही है, बल्कि इसके बरक्स अगर हम देखें तो अमेरिका की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी कह रही है कि यहाँ पर ईरान के अंदर कोई वेपनाइजेशन के ऊपर काम नहीं हो रहा। जिस रिपोर्ट को बेस बनाकर ईरान के ऊपर हमला किया गया है, उसी इदारे की एक वार्निंग जो वो बारहा दे रहे हैं कि न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर एक्शन ना लिया जाए, इनके अटैक ना किया जाए, क्योंकि अगर रेडियो एक्टिव मटीरियल लीक हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, और ये नुकसान सिर्फ उन इलाकों में नहीं होगा जहां पर ये हमला किया जा रहा है, ये नुकसान बॉर्डर्स तक भी नहीं रुकेगा, ये आगे भी फैल सकता है, मुख्तलिफ ममालिक को अपनी लपेट में ले सकता है। यहाँ पे भी मैं एडिशनल प्रोटोकॉल का जिक्र कर सकता हूँ कि ऐसी साइट्स जहां पर हमें पता नहीं है कि वेपनाइजेशन हो रही है, वसूख से हम नहीं कह सकते, उनको भी इंटरनेशनल लॉ में प्रोटेक्शन हासिल है, लेकिन ना तो NPT साइन किया है इसराइल ने, ना तो इन एडिशनल प्रोटोकॉल्स को रेटिफाई किया है, लेकिन कस्टमरी लॉ तो हर किसी पे लगता है, इसराइल पे भी लगता है। शायद इसराइल उसकी भी धज्जियां उड़ा रहा है। जी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।